नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 9 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। पहला कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर बात हो रहा है चुनाव आयोग का, और खास करके चुनाव आयोग में नियुक्त होने वाले चुनाव आयुक्तों की। तो आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग में फिलहाल राष्ट्रपति के द्वारा 3 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है, जिसमें से एक होते हैं आपके मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। और इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर यह कहना गलत है कि जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर करते हैं। अगर क्षेत्रीय आयुक्तों की बात हो तब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श लेते हैं और उनकी नियुक्ति करते हैं। इस आधार पर यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, किसी चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और उसी आधार पर हटाया जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी चुनाव आयुक्त को, लेकिन अगर हम चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, उसको हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के प्रक्रिया के बराबर होगी। यानी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा। अगर हम 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, और राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब इसकी सिफारिश मुख्य चुनाव आयुक्त ने की हो। तो यहाँ पर यह कहना कि किसी भी चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान होता है, ये गलत है। और इसीलिए आपका कथन 2 भी गलत सिद्ध होता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अपात्र होता है, यानी कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम बात करें रिटायर होने के बाद जो चुनाव आयुक्त हैं वो आगे सरकार के द्वारा किसी पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर कहा गया है कि संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा आगे किसी भी नियुक्ति से वंचित नहीं किया है। यानी कि अगर सरकार उन्हें कोई दूसरा पद देना चाहती है तो वो दे सकता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अपात्र होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर कथन 3 भी गलत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन गलत हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के सभी कथन गलत हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आया है आज के पेपर में, जिसे आप ध्यान में रखेंगे। न्यू इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। आइए देख लेते हैं पहले कथन को। और पहला कथन है, वर्तमान में 52 देशों और क्षेत्रों को संयुक्त राष्ट्र OHRLLS द्वारा लघु द्वीपीय विकासशील देशों, जिसे हम सीड्स कहते हैं, के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है सीड्स की, SIDS का। अगर हम सीड्स की बात करें, जिसे हम छोटे द्वीप विकासशील राज्य, उसमें संयुक्त राष्ट्र के 38 सदस्य देश और 20 गैर संयुक्त राष्ट्र सदस्य शामिल हैं। इसका मतलब सीट्स में जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 52 है, यानी कि 52 है। 38 + 20 ये वे आइलैंड नेशन हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरियों का सामना कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो इन छोटे छोटे आइलैंड नेशन को है, आइलैंड स्टेट्स को है। तो यहाँ पर ये जो 52
आइलैंड स्टेट्स हैं उनका एक समूह बनाया गया है जिसका नाम है सीड्स। और ये सारे के सारे आइलैंड नेशन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरियों का सामना कर रहे हैं। अगर हम सीड्स की बात करें तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में सीड्स को बनाने का प्रस्ताव दिया गया था और उसके बाद इन 52 देशों को मिलाकर के इसे बनाया गया। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सीड्स को उनके सुरक्षा मुद्दों के लिए एक विशेष मामले के रूप में मान्यता दी गई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ग्रुप है 52 नेशन का जिसे हम सीड्स कह रहे हैं, उन्हें जो है सुरक्षा मुद्दे यानी कि सिक्योरिटी रीजन के कारण मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर जो रीजन था वो सिक्योरिटी नहीं था। अभी अभी हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो छोटे द्वीप हैं इन्हें सबसे ज्यादा खतरा है और इन्होंने जो है क्लाइमेट चेंज को देखते हुए यहाँ पर एक ग्रुप बनाया जिसे हम कहते हैं सीड्स। और यहाँ पर जो है ये सारे के सारे आइलैंड नेशन सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरियों का सामना कर रहे हैं और इसीलिए इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है। तो यहाँ पर यह कहना कि सिक्योरिटी रीजन के कारण, किसी खतरे के कारण जो है इन्होंने जो है अपना एक ग्रुप बनाया है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है जो कह रहा है कि सुरक्षा मुद्दों के कारण इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, ये बात गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है त्रिनिदाद और टोबैगो, मालदीव, सिंगापुर, बहरीन सीड्स के कुछ सदस्य देश हैं। अगर हम बात करें सीड्स में शामिल देशों की तो ये तो साफ साफ हो जाता है कि इसमें जो शामिल देश हैं वो क्या है, आइलैंड नेशन है। और यहाँ पर इन देशों को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्षेत्र है कैरेबियन, प्रशांत और अटलांटिक, दूसरा है हिंद महासागर और तीसरा है दक्षिणी चीन सागर, जिसे हम शॉर्ट में AIS कहते हैं। और अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर मैप दे दिया है जिसमें सारे के सारे सदस्य देशों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कैरेबियन में यहाँ पर त्रिनिदाद टोबैगो, जमैका, क्यूबा, ये सारे के सारे जो छोटे आइलैंड देश हैं वो इसके सदस्य हैं। अगर हम हिंद महासागर की बात करें तो मालदीव, मॉरिशस, इन सभी को जो है यहाँ पर जगह दिया गया है। उसी तरीके से पैसिफिक के भी जो आइलैंड देश है छोटे छोटे, उन्हें जो है यहाँ पर जगह दिया गया है। तो यहाँ पर जो कथन 3 है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैंने सभी देशों के नाम आपको दे दिए हैं। आप इस मैप के थ्रू जान सकते हैं कि कौन कौन से वो 52 देश हैं जो सीड्स में शामिल हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताना था कि कौन सा कथन सही है। इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 3। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पेंजिया 14 है। यानी कि आपको बताना है कि ऑपरेशन पेंजिया 14 क्या है। ऑपरेशन पेंजिया को लेकर के आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है। द हिंदू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा है जिसका शीर्षक है क्रैक डाउन ऑन फेक मेडिसिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण पूरे देश में दवाइयों की मांग बढ़ी हुई है। PPE किट और बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनकी जो है मांग अभी पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है। और इसी को देखते हुए बहुत सारे ऐसे फेक फार्मास्यूटिकल कंपनियां बना दी गई हैं जो कि फेक दवाइयों का जो है निर्माण कर रही हैं और उसकी सप्लाई कर रही हैं। आपने भारत में भी देखा होगा कि फेक रेमडेसिविर का भी यहाँ पर सप्लाई किया गया नकली दवा कंपनी बना करके। तो यहाँ पर जो है इंटरपोल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन पेंजिया। और इसके तहत 92 कंट्री जिसमें भारत भी शामिल है, वहां पर ये जो फेक फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी जो कि नकली दवाइयों का निर्माण करके बाजार में सप्लाई करती थी, उन पर जो है कार्रवाई की गई। और यहां पर यह कहा गया है कि लगभग 1.1 लाख वेब लिंक्स को बंद किया गया है, हटाया गया है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत भी इसमें शामिल था। तो ये जो ऑपरेशन है इसे 2008 में पहली बार शुरू किया गया था। याद रखिएगा कि जो पहला इसका संस्करण था ऑपरेशन पेंजिया का, वो 2008 में जो है हुआ था और इसीलिए इसे हम कह रहे हैं ऑपरेशन पेंजिया 14। तो यहाँ पर फेक मेडिसिन से जुड़ा हुआ है ये ऑपरेशन। और अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें कहा जा रहा है
अवैध चिकित्सा व्यापार पर वैश्विक कार्रवाई, ये बात यहाँ पर सही होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है। तो यहाँ पर दो साइड दिए हुए हैं, एक में आपको एरर दिखा रहा है, खास करके सर्वर एरर की यहाँ पर बात हो रही है, और दूसरे साइड में आपको बताया जा रहा है विवरण, और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सर्वर एरर किसको निर्देशित करता है। तो यहाँ पर 3 सर्वर एरर दिए गए हैं, 403, 404, 503। अगर हम 503 की बात करें तो आज के न्यूज़पेपर में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया एरर 503 को लेकर के, जिसमें कहा गया कि मैनी पॉपुलर वेबसाइट फेस आउटेज। तो कल बहुत सारे हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स जिसमें अमेजॉन, रेडिट, पेपाल शामिल है, वहां पर 503 एरर दिखा रहा था, यानी कि सर्विस अनअवेलेबल बताया जा रहा था। तो अगर हम बात करें 503 की, तो 503 तभी दिखाता है, ये एरर तभी आता है जब सर्विस अनअवेलेबल होता है। यानी कि अगर आप उस वेबसाइट पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो वेबसाइट बहुत ही व्यस्त है या फिर उसका सर्वर डाउन है, तो आपको 503 का संदेश दिखाई देगा, ये एरर दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें 503 की, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है कि सर्वर सूचना अनुरोध के नियंत्रण में असमर्थ है, वो इसका सही विवरण होगा। अगर हम बात करें 404 की, तो 404 जो एरर है वो बताता है नॉट फाउंड, यानी कि यदि कोई गैर मौजूद वेब पेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा, 404 एरर, यानी कि पेज नॉट फाउंड। तो यहां पर जो ऑप्शन आपका बी है, जो कह रहा है कि अनुरोधित पृष्ठ उपलब्ध नहीं है, वही इसका क्या होगा, सही विवरण होगा। और अगर हम 403 की बात करें तो वो होगा आपका सी, यानी कि 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं जो कि भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे कथनों को। पहला कथन है लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, यानी कि भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसे भारत सरकार को संवैधानिक और कानूनी मामले में राय देने के लिए नियुक्त किया जाता है। और अगर हम उसकी शक्तियों की बात करें तो भारत का महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को, और तीसरा कथन है लोकसभा में बोल सकता है। तो अगर महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है तो वहां पर जो है उसे बोलने का भी अधिकार है। किसी मुद्दे पर अगर महान्यायवादी का विचार चाहिए, अटॉर्नी जनरल का विचार चाहिए, तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल लोकसभा में अपनी बातों को रख सकता है। यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन को देख लेते हैं। चौथा कथन है लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप अटॉर्नी जनरल बनना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे पद पर नहीं रह सकते, यानी कि सरकारी पद की यहाँ पर बात हो रही है। यानी कि अगर आप लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य हैं तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यानी कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकता, और लोकसभा में मतदान करने का हक सिर्फ उसी को होता है जो लोकसभा का मेंबर होता है। यानी कि यहाँ पर जो चौथा कथन है वो गलत है। इसके आधार पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 एंड 3। आइए अब हम फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा कर लेते हैं अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट यानी कि AOSIS के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर विश्व में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा
वो दुनिया के स्मॉल आइलैंड स्टेट्स को होगा। और इसी को देखते हुए दुनिया के ये जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, उन्होंने एक अलायंस बनाया जिसे हम द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में हम इसे AOSIS के नाम से जानते हैं। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1990 में जिनेवा में द्वितीय विश्व जलवायु सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। AOSIS छोटे द्वीप राज्यों का एक समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को प्रभावित करने के लिए काम करता है, क्योंकि ये देश बहुत ही खतरे में है। अगर यहाँ पर जलवायु परिवर्तन को रोका नहीं गया तो इन देशों के अस्तित्व को बहुत ही बड़ा खतरा है, और इसी को देखते हुए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको आज का ये अंक पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।